सभी को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। पिछली क्लास में आपने सदिश की परिभाषा, सदिशों के प्रकार उनको पढ़ लिया था, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सदिशों का योग। सदिशों को योग पहले आप देखते हैं दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। सपोज एक सदिश दे रखा है ये ए और दूसरा सदिश दे रखा है आपको बी। पहले दोनों सदिशों को अपन इस तरह से लगाते हैं कि एक सदिश का जो अंतिम बिंदु है दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु बन जाए। तो ये आपने ले लिया यहाँ से सदिश ए और ये सदिश बी। सपोज ये तो ओ ए के द्वारा व्यक्त हो रहा है और ये ए बी के द्वारा व्यक्त हो रहा है। सदिश ए को व्यक्त कर दिया आपने रेखाखंड ओ ए से और सदिश बी को व्यक्त कर दिया रेखाखंड ए बी से। अब ओ से बी को मिला दिया तो जो रेखाखंड ओ बी है ये इनके योग सदिश को व्यक्त करता है। सदिश क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। पहले ए सदिश यानी कि ओ से ए तक विस्थापन, फिर सदिश बी ए से बी तक विस्थापन और फाइनली कितना हो गया? ओ से बी तक। तो ओ ए प्लस ओ ए बी बराबर ओ बी हो गया। ये आप कह सकते हो यहाँ कितना हो गया? सदिश ए प्लस बी। ए को लिखा आपने ओ ए और बी को लिखा आपने ओ बी, ए बी। ओ से ए तक प्लस ए से बी तक, तो फाइनली कितना हो गया? फाइनली हो गया ये ओ से बी तक। तो जो ओ बी सदिश है वो ए प्लस बी को व्यक्त कर रहा है। ये कहलाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। और सदिश योग का त्रिभुज नियम अगर अपन अलग से बोलें तो क्या है? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को परिमाण और दिशा में एक ही क्रम से व्यक्त करती हो तो विपरीत भुजा तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करती है। ये सदिश नियम कहलाता है। दोबारा से देखते हैं इसी को। किस तरह से बना दिया आपने? ए बी सी ये बना दें आप। सपोज बी सी एक सदिश ए को व्यक्त करती है, सी ए दूसरे सदिश बी को व्यक्त करती है। दो क्या कह रहे थे? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हूँ तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करेगी। तो विपरीत क्रम कौन सा हो गया? ये ए बी को व्यक्त करेगी। और अगर पहले जैसे ही बना लेते आप सदिश, ये यहाँ से ओ ए, फिर ले लिया आपने ए बी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। यानी कि ओ ए बी ट्राइंगल लिया, ओ ए जो भुजा है वो सदिश ए को व्यक्त कर रही है, भुजा ए बी सदिश बी को व्यक्त कर रही है। तो ओ बी भुजा किसको व्यक्त करेगी? सदिश ए प्लस बी को, यानी ए और बी के परिणामी सदिश को, ए और बी के योग सदिश को। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो इन सदस्यों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। अगेन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन सम ऑफ दीज वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम रहा। तो जब भी दो सदस्यों को जोड़ना होगा इसकी सहायता से जोड़ लेते हैं। एक और आता है त्रिभुज योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई समांतर चतुर्भुज है। सपोज ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज ले लिया आपने, ओ ए सी बी। फिर ये नियम कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हों तो उनके प्रच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण यानी कि मुख्य विकर्ण उनके योग सदिश को व्यक्त करता है। अगेन,
If two adjacent sides of a parallelogram represents two vector in magnitude and direction both, then their principal diagonal means diagonal passing their point of intersection represent their resultant vector, or you can say sum of these vectors. यानी ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम लिया, ओ ए वजह से किसको व्यक्त कर दिया, सदिश ए को, और ओ बी वजह से किसको व्यक्त कर दिया, सदिश बी को। तो ओ से जाने वाला जो विकर्ण है इनके योग सदिश को व्यक्त करता है। देखते हैं, ए और बी का योग सदिश कितना आएगा, पहले लिख देते हैं अपन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए इस समांतर चतुर्भुज की किस साइड से व्यक्त हो रहा है, ओ ए साइड से, तो ए बी को, वेक्टर ए को लिख दिया आपने वेक्टर ओ ए। फिर बी किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, ओ बी के, ये ओ बी हो गया। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं आप जानते हैं बराबर और समांतर होती हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ओ बी और ए सी दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो जो वेक्टर ओ बी लिखा है उसको ए सी से लिख सकते हैं, ओ ए प्लस वेक्टर ए सी। अब ओ टू ए और ए टू सी फाइनली ओ सी हो गया, और ओ सी क्या है, बिंदु ओ से जाने वाला विकर्ण है। यही अपन कह रहे थे, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हों, तो उनके प्रच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण, जिसको अपन मुख्य विकर्ण कहते हैं, उनके योग सदिश को व्यक्त करता है, उनके परिणामी सदिश को व्यक्त कर रहा है। तो ए प्लस बी आपने लिखा, और ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, ओ सी के, जबकि ए किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, भुजा ओ ए से, और बी किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, सदिश भुजा ओ बी से। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जाए, तो इन भुजाओं के प्रच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, बल्कि परिणामी सदिश को परिमाण व दिशा सहित व्यक्त करता है। अगेन, parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented in magnitude and direction both by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector represented by the diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of these lines in magnitude and direction. यानी कि वही बात हो गई जो अपन पहले बोल रहे थे, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज अभी आपने लिया था ओ ए सी बी, ओ ए सदिश ए को व्यक्त करती है, ओ बी सदिश बी को व्यक्त करती है, तो ओ से जाने वाला वेक्टर उनके योग सदिश को व्यक्त करता है। अब ये अपन अंतर सदिश भी पढ़ने वाले होंगे जब अपन पढ़ेंगे कि जो सेकेंडरी डायगोनल है बी ए, वो इनके अंतर को व्यक्त करता है। सदिश योग का बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे समांतर चतुर्भुज की बात थी, उसी तरह पॉलीगन ले लें, बहुभुज ले लें। यदि कोई एन साइड वाला बहुभुज ले लें, एन भुजाओं वाला, जैसे एक भुजा ये हो गई ओ ए वन, फिर ये ओ ए टू, ओ ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह और आ जाएगा। या अपन यहाँ 5 साइड वाला बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी जैसे षटभुज ले लिया आपने, अगर ये 5 भुजाएं क्रम से 5 सदिशों ए बी सी डी ई को व्यक्त करते हों एक ही क्रम में, एक ही क्रम में व्यक्त करते हों, तो जो अंतिम भुजाएं विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करेगी। दोबारा से, ये तो आपने षटभुज ले लिया है, तो षटभुज के लिए वही एन भुजाओं वाले बहुभुज के लिए हो जाएगा। यदि भुजाएं, ये षटभुज है ओ ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ओ। यदि भुजाएं ओ ए वन, ए वन, ए टू, ए टू, ए थ्री, ए थ्री, ए फोर, ए फोर, ए फाइव क्रम से सदिशों ए बी सी डी ई को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हो, तब उनकी जो छठी भुजाएं, अंतिम भुजाएं विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करेगी। यानी कि ये जो अंतिम भुजाएं कौन सी है यहाँ पर, ओ
5 OA5 ये इन पांचों सदस्यों के योग को व्यक्त करती है। और अगर n भुजाओं वाला बहुभुज होगा तब, अगर n भुजाओं वाला बहुभुज ले लें A1 A2 A3 अप टू AN, तब प्रथम n-1 भुजाएं n-1 सदस्यों A1 A2 A3 अप टू AN-1 को समान क्रम से व्यक्त करती हूँ, तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदस्य को व्यक्त करती है। यहाँ देखें अपन सदस्य योग, सदस्य योग हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, 5 सदस्य। ये हेक्सागन लिया, षटभुज लिया और उसकी क्रम से 5 भुजाओं से 5 सदस्यों को व्यक्त कर दिया। तो देखें यहाँ A किसके बराबर है OA1, B किससे डिनोट हो रहा है A1 A2 से। देखें OA1 किस सदस्य को व्यक्त कर रहा है, सदस्य A को, यानी कि सदस्य A की लंबाई OA1 भुजा के बराबर है और डायरेक्शन O से A1 की ओर है। इसी तरह B किसको व्यक्त कर रहा है A1 A2 को, फिर C किसको व्यक्त कर रहा है A2 A3 को, और D किसको व्यक्त कर रहा है A3 A4 को, और E किसको व्यक्त कर रहा है A4 A5 को। अब एक बार तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे O से A1 और A1 से A2, या O से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, तो फाइनली O से A5 तक आ गया। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने। ये सदिश क्या है, विस्थापन को व्यक्त करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। तो सदिश A किसको व्यक्त कर रहा है O से A1 तक के डिस्प्लेसमेंट को, O से A1 तक के विस्थापन को। सदिश B किसको व्यक्त कर रहा है A1 से A2 तक के विस्थापन को। सदिश C किसको व्यक्त कर रहा है A2 से A3 तक के विस्थापन को। और सदिश D किसको डिनोट कर रहा है A3 से A4 तक के डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरह से E किसको व्यक्त कर रहा है A4 से A5 तक के डिस्प्लेसमेंट को। और सारे डिस्प्लेसमेंट जोड़े आपने, तो फाइनली पॉइंट कहाँ गया O से A5 पर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया OA5, तो वही लिख दिया आपने, यानी सभी सदस्यों को योग को व्यक्त कर रहा है। एक अपन त्रिभुज नियम से कर सकते हैं कि दो दो सदस्यों को जोड़ते जाएं फिर लेते जाएं। दोबारा देखते हैं, देखो इसी को OA1 A1 A2, वो OA2 के बराबर हो गया। दोबारा से देखते हैं, पुनः OA1 प्लस A1 A2, ये किसके बराबर हो गया OA2 के बराबर हो गया। OA2 के बराबर कैसे हो गया, OA2 के बराबर हो गया ट्रायंगल लॉ से। त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदस्यों को परमाणु और दिशा में समान क्रम से व्यक्त करती हूँ, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदस्य को व्यक्त करती है। तो OA1 प्लस A1 A2 बराबर OA2 हो गया, तो लिख दिया। अब और आगे देखते हैं फिर। अब लेते हैं अपन OA1 प्लस OA2 नहीं A1 A2 प्लस A2 A3 OA1 प्लस A1 A2, तो अभी आपने देखा था किसके बराबर हो गया था OA2 के। OA2 प्लस A2 A3, ये किसके बराबर हो गया O से A2 और A2 से A3, O से A2 और A2 से A3, ये OA3 के बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया OA3, 3 सदस्यों का योग आ गया। अब अपन ऐसा करते हैं, 4 सदस्यों का योग देखते हैं फिर। अब दोबारा लिखते हैं फिर OA1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4। तो देखिए OA1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3, 3 सदस्य आपने पहले जोड़ लिए थे, तो इनको एक साथ लिख देते हैं OA1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3 और प्लस A3 A4।
OA1 प्लस A1A2 प्लस A2A3 आपने जोड़ रखा है, किसके बराबर है? वो OA3 के बराबर। तो उसको लिख दिया OA3 प्लस A3A4, OA3 प्लस A3A4। फिर ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं। ये किसके बराबर हो गया? इस ट्राइंगल में देखें OA3A4 में OA3 प्लस A3A4 वो बराबर हो गया OA4। तो ये OA4 के बराबर हो गया। अब फाइनली फिर 5 सदस्यों का योग ले लेते हैं। और अब OA1 प्लस OA2 प्लस OA3 प्लस OA4 प्लस OA5। ये मैंने गलत लिख दिया, दोबारा लिखते हैं। OA1 प्लस A1A2 प्लस A2A3 प्लस A3A4 प्लस A4A5, ये लिखा। पहले 4 सदस्यों का योग आपने देख लिया। OA1 प्लस A1A2 प्लस A2A3 प्लस A3A4 किसके बराबर था? OA4। तो इन सबको OA4 के बराबर लिखेंगे। OA1 प्लस A1A2 प्लस A2A3 प्लस A3A4, इन 4 सदस्यों को एक ही ब्रैकेट में रख लिया आपने। और इन चारों का सम आपको पता है पहले से, किसके बराबर है? ये बराबर है आपके पास OA4 के बराबर। तो ये बराबर हो गया OA4 और लास्ट लिख दिया आपने A4A5। अब फिर फिगर में देखते हैं OA4 वेक्टर, ये रहा ब्लू कलर वाला, और A4A5। तो वही फिर त्रिभुज नियम लगा दिया। दो भुजाएं दो सदस्यों को समान क्रम से व्यक्त करती हों तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करेगी। तो किसके बराबर हो गया? ये फिर OA5 के बराबर हो गया। और जो आप शुरू में लिखा था उसी के बराबर आ गया। यानी कि यदि एक षटभुज की 5 भुजाएं 5 सदस्यों को परमाणु दिशा सहित समान क्रम में व्यक्त करती हों तो अंतिम भुजा उनके योग सदिश को व्यक्त करती है। डायरेक्ट भी लिख दिया था एक बार आपने, पहले लिख दिया था OA5, तो वो भी आ गया। और बाकी इस तरह से आपने त्रिभुज नियम को लगातार 2-2 सदस्यों से जोड़ा, तब भी आ गया। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। सदस्य योग का बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि किसी n भुजाओं वाले बहुभुज की n-1 क्रमागत भुजाएं n-1 सदस्यों को परमाणुवाद दिशा में प्रदर्शित करें तो बहुभुज की nवीं भुजा विपरीत क्रम में उन n-1 सदस्यों के परिणामी सदिश को परमाणुवाद दिशा में व्यक्त करेगी। n पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if n-1 adjacent sides of a polygon of n side represents n-1 vectors in magnitude and direction, then nth side of polygon represent the resultant vector of the n-1 vectors in opposite order। यानी सेम बात, सबसे ज़्यादा अपने काम आते हैं ट्राइंगल लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो उससे दो सदस्यों को जोड़ सकते हैं, और 2 से अधिक सदस्य जोड़ने हों तो नहीं ट्राइंगल लॉ को आप बार बार लगा सकते हैं, और अदरवाइज ये पॉलीगन लॉ आ गया। अब सदस्य योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज की बात आती है। सदस्य योग के गुणधर्म तो देखो कौन कौन से। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुण, समृद्धता, या आप कह सकते हैं समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? किन्हीं भी 2 सदस्यों का योग फिर एक सदस्य होता है। अभी अपन जोड़ रहे थे त्रिभुज नियम से, 2 सदस्य जोड़ रहे थे आप, तो 2 सदस्यों को जोड़ रहे थे, तो जो परिणामी जो भी राशि आ रही है वो भी सदस्य आ रही है। तो यही गुण क्या कहलाता है? समृद्ध गुण कहलाता है। सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज अगेन ए वेक्टर, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाई वेक्टर एडिशन। और क्या है? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
क्रम विन्वय नियम, नियम भी कह सकते हैं, गुणधर्म भी कह सकते हैं। क्रम विन्वय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, दोनों बराबर आते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। कोई भी दो सदस्य हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों से समान सदस्य आएगा। देखते हैं देखो कैसे आता है। ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन। समांतर चतुर्भुज बना लिया आपने, और समांतर चतुर्भुज से अपन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज है आपके पास ओ ए सी बी। ये पैरेललोग्राम है, जो पहले बनाया था वही पैरेललोग्राम बना लिया आपने। अच्छा, अब इससे क्या है, दो सदिश व्यक्त करते हैं आप। जो साइड ओ ए है उससे तो सदिश ए व्यक्त कर दिया, और सदिश ओ बी है उससे बी व्यक्त कर दिया। तो जो ओ से जाने वाला विकर्ण है वो किसको व्यक्त करेगा? उनके योग सदिश को व्यक्त करेगा। ये आपका वेक्टर ए प्लस बी हो गए। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की भुजा ओ ए से। और वेक्टर बी किससे व्यक्त हो रहा है? ओ बी से। ओ ए ऐसे कैसे रखा? ओ बी को ए सी लिख दिया। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ओ बी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर है, और सदिश ओ बी की दिशा और ए सी से जो व्यक्त हो रहा है उसकी दिशा ये भी बराबर है। तो ओ ए प्लस ए सी, ओ से ए से सी, फिर ट्राइंगल लॉ से आप लिख सकते हो ओ सी। यानी ए प्लस बी जो वेक्टर है वो किससे व्यक्त हो रहा है? विकर्ण ओ सी से व्यक्त हो रहा है। अब अपन दूसरा वाला लेते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर बी किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है? ओ बी के द्वारा व्यक्त हो रहा है। और वेक्टर ए किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है? ये ओ ए के द्वारा व्यक्त हो रहा है। अब आप देखें, ओ ए और बी सी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं लंबाई में भी बराबर हैं। और अगर सदिश की बात करें तो बी सी से जो सदिश व्यक्त हो रहा है वही ओ ए से व्यक्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा बराबर है और लंबाई भी बराबर है। तो ओ ए को क्या लिख दिया फिर आपने? ओ बी प्लस बी सी। अब ओ से बी और बी से सी, यानी ये तो ओ सी हो गए। यानी कि ए प्लस बी लिखा तब भी रिजल्टेंट ओ सी आया, और बी प्लस ए लिखा तब भी परिणामी कितना आया? सदिश ओ सी आया। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। इनकी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे सामान्य नियम है, आपको ऐसे ही लर्न करके रखने कि सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड बाई वेक्टर एडिशन। और देखते हैं फिर क्या है? साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। साचर गुणधर्म भी कह सकते हैं आप। साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कोई भी तीन वेक्टर ले लें, ए बी सी, किन्हीं तीन सदस्यों ए बी सी के लिए, फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी सी, क्या होता है अपने पास? पहले दो वेक्टर्स को ऐड कर लें आप, और फिर तीसरा वेक्टर ऐड कर दें, या पहला वेक्टर लिख दें और फिर बाकी दो वेक्टर्स को ऐड कर दें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सदिश योग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। सीधा सीधा है, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फिगर बना के देख लेते हैं अपन एक। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो पहले ये नाम लिख लेते हैं इनके, ओ ए बी, और ये कैपिटल सी।
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो सदस्यों को ए और बी को ऐड करते हैं। पहले लेते हैं आप a प्लस बी, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया आपके पास सदस्य a प्लस बी और ब्रैकेट प्लस वेक्टर c। अब इस फिगर से देखते हैं, ओ ए बी ट्राइंगल हो गया। ओ ए किसको व्यक्त कर रहा है, वेक्टर ए को। ए बी किसको व्यक्त कर रही है साइड, वेक्टर बी को। तो ट्राइंगल लो से ए प्लस बी कितना हो गया, ओ बी हो गया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी प्लस सी किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, बी सी के द्वारा। ओ से ए से बी, ये ओ बी हो गया, और ओ बी प्लस बी सी फाइनली ये ओ सी हो गया। यानी तीनों सदस्यों के योग को आप भुजा ओ सी से व्यक्त कर रहे हैं। ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है वेक्टर ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी। दोबारा देखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देखना था। ए और बी आपको पहले ब्रैकेट में लिखे हैं, सी अलग लिखा है। तो वेक्टर इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए को लिखा आपने ओ ए, बी को लिखा ए बी। ओ ए प्लस ए बी, ये ओ बी के बराबर हो गया, और वेक्टर सी को लिखा है बी सी। अब ओ बी प्लस बी सी, फिर ट्राइंगल देख लिया आपने, ओ बी सी ट्राइंगल, ओ बी प्लस बी सी। तो वो क्या हो गया, दो भुजाओं से त्रिभुज ओ बी सी में दो भुजाओं ओ बी और बी सी से दो सदस्य व्यक्त हो रहे हैं, ओ बी और बी सी। तो फाइनली कितना हो गया इनका सम, ओ सी। यानी कि ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी ओ सी के बराबर आ गया। और राइट हैंड साइड देखते हैं अपन। अब राइट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर ए ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी। तो वेक्टर ए ऐसे कैसे लिखा। अब ब्रैकेट में देखें बी, वेक्टर बी किससे व्यक्त हो रहा है, ए बी से। जो फिगर बना रखा है उसमें साइड ए बी से वेक्टर बी व्यक्त हो रहा है, और सी किससे व्यक्त हो रहा है, बी सी से। तो यहाँ लिख दिया सदस्य बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब वेक्टर ए को भी लिख दिया आपने ओ ए, और ए बी प्लस बी सी। फिर ट्राइंगल से देख सकते हैं, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी। तो इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो ये वाला किसको व्यक्त करेगा, ये साइड ये व्यक्त करेगा आपका सदस्य बी प्लस सी, ये इसको व्यक्त कर रहा है। या मैं थोड़ा इधर लिखूं, ये हो गया बी प्लस सी। अब b प्लस सी, ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस की बी सी क्या हो जाएगा, ये ए सी हो गया। फिर आपने देखा ओ ए प्लस ए सी, ओ से ए और ए से सी, कौन से ट्राइंगल में, ओ ए सी में। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी ओ सी आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपने ऐड किया वो भी वेक्टर ओ सी आया, और राइट साइड भी वेक्टर ओ सी आया। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी दिस इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी, ये आ गया। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। अभी तो आपने लिखा था ये, अब इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये कितना व्यक्त कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। एक बार फिगर दोबारा बना देता हूँ मैं ऐसे। देखिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। नेम नहीं लिखे हैं, वैसे ही बना दिया। तो ए बी, ए प्लस बी वेक्टर कौन सा आ जाएगा, ए प्लस बी, ये आ गया। ये वेक्टर ए प्लस बी आ गया, ये ए प्लस बी आ गया, वो सी आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वेक्टर बन गया आपका ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज वेक्टर सी। नेम भी लिख देंगे इनके, लेकिन अभी ऐसे ही कर दिया है। अब दोबारा देखते हैं, अब देखते हैं पहले बी प्लस सी। तो वेक्टर बी और सी दोनों को ऐड कर दिया आपने।
ये वेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया b प्लस सी। अब वेक्टर a प्लस b प्लस सी, तो ये आपका ये आ गया a प्लस b प्लस सी। और अगर फिगर में नाम लिखना चाहते हैं तो नेम भी लिख देते हैं उनका, ये a, ये b, ये c और ये d। पहले o लिख दिया था, चलो o लिख देता हूँ दोबारा से, इससे फिर कंफ्यूज नहीं हो कोई। o a b c, यानी a प्लस b एक ब्रैकेट में लिखा फिर प्लस c, वो सदिश उसी से व्यक्त हो रहा है। और वेक्टर a प्लस ब्रैकेट वेक्टर b प्लस c, वो भी उसी सदिश उसी से व्यक्त हो रहा है। तो ये साचर नियम की बात रही। फिर अपन आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव वेक्टर, योज्य तत्समक सदिश। योज्य तत्समक सदिश, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर लें, उसमें अपन कौन सा वेक्टर ऐड करें जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, वो वेक्टर ऐसे के ऐसे ही रहे। वेक्टर ए में कोई और वेक्टर ऐड कर देते हैं और वो वेक्टर ए के ही बराबर रहे, तो वो कौन सा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐड कर दिया। राइट साइड पे भी ऐड कर सकते थे, मतलब राइट पे ऐड किया है, लेफ्ट पे भी कर सकते थे। जीरो प्लस वेक्टर ए, तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए के बराबर ही रहता है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो जीरो वेक्टर है, शून्य सदस्य है, वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर कहलाता है। और फिर अब लिख लेते हैं अपन एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम सदस्य। योज्य प्रतिलोम सदस्य, एडिटिव इन्वर्स वेक्टर। अब क्या है, वेक्टर ए में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करें जिससे आइडेंटिटी वेक्टर यानी कि नल वेक्टर आ जाए। डेफिनेटली उसका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है, मॉडुलस तो सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे ये वेक्टर लेते हैं आप ए बी, अगर ए से बी की ओर ये वेक्टर ए है तो बी से ए की ओर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यानी कि, और रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, दिस इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस ए प्लस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर आ जाता है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसका एडिटिव इन्वर्स वेक्टर कहलाता है, योज्य प्रतिलोम सदिश कहलाता है। तो ये इसके एडिशन के गुणधर्मों की बात रही। एक बार दोबारा से देख लेते हैं सभी को। सदिश योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता, समृद्ध गुण। दो सदिशों ए और बी का योग पुनः एक सदिश होता है, अर्थात सदिश योग समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी अगेन ए वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी इज अगेन ए वेक्टर। तो ये समृद्ध गुण हो गया, ये अपन जानते हैं पहले से। जैसे संख्याओं में पढ़ते हैं योग में, दो वास्तविक संख्याओं को योग फिर वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं के योग में भी समृद्ध नियम लागू होता है और यहाँ भी लागू होता है। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ए और बी कोई भी दो सदस्य हों तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगेन फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये आप कोई भी दो सदस्य हों उनके लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों बराबर है। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे अभी अपन ने एक्सप्लेन किया ही था। फिर आता है साचर नियम। साचर नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है, फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कोई भी तीन सदस्य हों तो उनका जो वेक्टर एडिशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तत्समक सदिश, आइडेंटिटी वेक्टर,
यदि ए कोई सदिश हो तब शून्य सदिश और 0 शून्य सदिश हो, तब वेक्टर ए प्लस 0 वेक्टर बराबर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस वेक्टर ए। अगेन इफ ए इज एनी वेक्टर एंड 0 इज ए नल वेक्टर, देन ए प्लस वेक्टर 0 बराबर ए बराबर 0 वेक्टर प्लस वेक्टर ए। या 0 वेक्टर क्या कहलाता है? 0 वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन। सदिश योग के लिए योज्य तत्समक सदिश कहलाता है। एक और प्रतिलोम सदिश, यदि ए कोई सदिश हो तब इसका ऋणात्मक सदिश माइनस ए सदिश ए का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका एडिटिव मतलब उसमें ऐड करते हैं नेगेटिव तब वो नल वेक्टर आ जाता है। किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो ये नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर आ जाता है। देयरफॉर माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये इनके प्रॉपर्टीज की बात रही, पहले आपने देखा फिर इनको दोबारा रीडिंग लगा ली। अब सदिशों का व्यवकलन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये कैसे करते हैं? बिल्कुल एडिटिव एडिशन की तरह। जैसे अपन क्या कर रहे थे, ये सदिश था अपने पास ए वेक्टर ए और ये सदिश है अपने पास सपोज वेक्टर बी, और ये साइड ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी था। तो अपन क्या कर रहे थे? 2 वेक्टर्स को जोड़ रहे थे। तो जैसे जोड़ रहे थे उसी तरह से सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। बी की बजाय अपन यहाँ माइनस बी लगा देते हैं और माइनस बी क्या होगा? हाइट तो लंबाई तो वही रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये वेक्टर माइनस बी हो गया। जितना बी सी है उतना ही ये बी सी डैश है। माना बी सी बराबर बी सी डैश, ये जो लिया है अपन ने बी सी डैश लाइन बनाई है, ये बी सी के बराबर ही बना दी। इसका मतलब अब ये बी सी और बी सी डैश में क्या है? लंबाई तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो बी सी अगर बी को व्यक्त कर रहा है तो बी सी डैश किसको व्यक्त करेगा? माइनस बी को। माइनस बी को व्यक्त करेगा। तो अब अपन क्या करें? आपको तो क्या करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, लेकिन अपन ने इसको प्लस बना लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। और प्लस तो आता है आपको त्रिभुज नियम से। ये त्रिभुज देखें आप, ओ बी सी डैश। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 सदस्यों को पापांक और दिशा सहित एक ही क्रम से व्यक्त करती हों, कैसे व्यक्त कर रही हैं? सदिश ए को तो ओ बी भुजा व्यक्त कर रही है, सदिश माइनस बी को बी सी डैश व्यक्त कर रही है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करती है। और योग सदिश कौन सा है? ए प्लस ऑफ ब्रैकेट माइनस बी। तो जो योग सही आपका माइनस आ गया। समांतर चतुर्भुज में भी देख सकते हैं आप इसे। ये पैरेललोग्राम ले लिया, वही पहले वाला, ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम ले लिया। ओ ए साइड ओ ए वेक्टर ए को व्यक्त कर रही है और साइड ओ बी वेक्टर बी को व्यक्त कर रही है। अब आपको लेना है, और ये आपको पहले से पता है, ओ सी वेक्टर किसको व्यक्त कर रहा है? उनके योग सदिश को व्यक्त कर रहा है। अब अपन को क्या लेना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए किसके बराबर हो गया? ओ ए के बराबर हो गया। और वेक्टर बी किसके बराबर हो गया? ओ बी के बराबर हो गया। यानी ओ ए माइनस ओ बी। माइनस ओ बी को क्या लिखें अपन? माइनस ओ बी को लिख देते हैं प्लस बी ओ। बी ओ कैसे लिख दिया? डायरेक्शन चेंज कर दी, नेगेटिव साइन हटा दिया। ओ बी सदिश बी को व्यक्त कर रहा है तो बी ओ किसको व्यक्त करेगा? सदिश माइनस बी को। अब इनका पोजीशन चेंज कर दी, बी ओ नहीं बी ओ, मैंने ओ बी लिख दिया, ये आएगा बी ओ प्लस ओ ए। एडिशन आप क्रम में होता है, अभी देख के आए थे। तो ओ ए प्लस बी ओ को क्या लिख दिया? बी ओ प्लस ओ ए। अब बी से ओ और ओ से ए, ये बी से ए के बराबर हो गया। और बी ए क्या है? ये सेकेंडरी डायगोनल हो गया। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? ए माइनस बी को। और पहले वाला जो विकर्ण था, मुख्य विकर्ण, वो किसको व्यक्त कर रहा है? ए प्लस बी को। तो जो अपन ने पहले नियम पढ़ा था, अब उसको दोबारा एक बार रिवाइज करें। यदि एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं 2 सदस्यों को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हैं,
तो उनका मुख्य विकर्ण यानी कि उनके प्रच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण उनके योग सदिश को, और सेकेंडरी डायगोनल द्वितीयक विकर्ण उनके अंतर सदिश को व्यक्त कर रहा है। यानी ओ ए सी बी ये पैरेललोग्राम हो गया। ओ से जाने वाली दो भुजाएं एडजेसेंट साइड्स हैं, आसन्न भुजाएं हैं, दो सदिशों को व्यक्त करती है, तो उनका मुख्य विकर्ण ओ सी उनके योग सदिश को और द्वितीयक विकर्ण बी ए उनके अंतर सदिश को व्यक्त कर रहा है। तो ये दो सदिशों के व्यवकलन की बात रही। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यदि ए और बी दो सदिशों, तब सदिश ए तथा माइनस बी का योग सदिश ए से सदिश बी के व्यवकलन को व्यक्त करता है। इस प्रकार वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या लिखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। अगेन, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then the subtraction of b from vector a is defined as the vector sum of vector a and minus b. Therefore, a minus b, vector a minus vector b equal to vector a plus, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार और, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस b। यानी a से b को घटाना हो तो आप तो एडिशन की तरह ही कर लेंगे कि एक वेक्टर में दूसरे का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया। ये सदिशों के सब्ट्रैक्शन की बात रही, व्यवकलन की बात रही। अब आता है पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट। सिरों के स्थित सदिश के पदों में सदिश। स्थित सदिश पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे। कोई पॉइंट ए दे रखा है और ओ आपका दूसरा पॉइंट है, तो ओ के रेस्पेक्ट में बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर कितना आता है, ओ ए आता है। ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओ को अपन ओरिजिन भी कह देते हैं, मूल बिंदु मान लें, तो मूल बिंदु के सापेक्ष यानी कि ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश ओ ए। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेंगे। मान लिया ए और बी दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए का पोजीशन वेक्टर मान लिया आपने स्मॉल ए और बी का पोजीशन वेक्टर ले लिया आपने स्मॉल बी है, और ओ ओरिजिन है। अपन क्या निकालना चाहते हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो अपन सदिश ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। जबकि आपको ये पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज स्मॉल ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्मॉल बी, ये दे रखे हैं। अब आपने ओ से ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब अपन ट्राइंगल लॉ से देखते हैं। सिंस ओ ए प्लस ए बी बराबर कितना आ गया, ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप ओ ए बी, इसमें ओ ए प्लस ए बी लेते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को मापांक और दिशा सहित समान क्रम में व्यक्त करती हों तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करती है। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। अगेन, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। तो अपन ने क्या किया, ये ओ ए प्लस ए बी ये ओ बी के बराबर आ गया, और दिस इम्प्लाइज ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या है स्मॉल बी, और ओ ए क्या है स्मॉल ए, यानी कि ए बी, ये ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया। किस तरह से लिख लेंगे इसको, देयरफॉर ए बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कितना हो गया, वो बी का स्थिति सदिश, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए का स्थिति सदिश। तो ये आप लर्न करके रखेंगे। ए बी का स्थिति सदिश बराबर
बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो इस तरह से आप इस रूल को लर्न करके रखेंगे। यानी कोई भी 2 पॉइंट दे रखे थे ए और बी, दोबारा से देख लें, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे थे और कोई पॉइंट है ओ को ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं, मूल बिंदु मान लें, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए और कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। तब ए और स्मॉल बी के पदों में ए बी का पोजीशन वेक्टर लेना है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको रीडिंग लगा लेते हैं एक बार और। पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट, सिरों के स्थिति सदिश के पदों में सदिश। दो बिंदुओं कैपिटल ए और कैपिटल बी के स्थिति सदिश एक स्थिर बिंदु ओ के सापेक्ष क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हों, तब सदिश ए बी का स्थिति सदिश क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अगेन ए पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट ओ बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी कितना होगा, वो हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी माइनस ए, और यू कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये आपकी पोजीशन वेक्टर की बात रही, बार बार यूज होता है। एक बार और मैं लिख दूं इधर, अगर ये P और ये Q 2 पॉइंट हैं और A के रेस्पेक्ट में लेना हो इनका, पहले तो अपन O के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, P और Q 2 पॉइंट हैं, P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q हो, तब पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि ये Q माइनस स्मॉल p, ये आ जाएगा। जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो इसी रूल से आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। यदि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज हो, तब सदस्यों ए सी ए डी ए ई और ए एफ को ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त करो। अगेन इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, देन एक्सप्रेस वेक्टर्स ए सी ए डी ए ई ए एफ इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ये पोजीशन साइड्स दे दिए आपको, एक रेगुलर हेक्सागन दे दिया, समषटभुज दे दिया। समषटभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। कितनी भुजाएं होती हैं षटभुज में, 6 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं उसकी, सभी भुजाएं बराबर हैं। मैं फिगर बनाता हूं एक, ये रहा, छह भुजाएं हैं, 6 की 6 भुजाएं बराबर ले ली आपने। ये ए बी सी डी ई एफ, ये समषटभुज दे दिया। ये इनका सेंटर ओ ले लेते हैं और सेंटर से सबको मिला देते हैं। षटभुज में आप जानते हैं सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। 120 तो ये 60 हो जाता है, यानी कि सारी साइड अगर ये भुजा, ये पॉइंट ओ है तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ए बी बी सी, ए सारी सब भुजाएं बराबर हैं। ये ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं सारे ये। तो अब देखते हैं आप, अपन ऐसा कर लेते हैं कि सपोज वेक्टर ए बी को तो अपन स्मॉल ए ले लेते हैं और बी सी को अपन ले लेते हैं स्मॉल बी। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ये कहा है कि ए बी और बी सी की पदों में सारी भुजाओं को, ये ए सी ए डी ए ई ए एफ को व्यक्त करना है। तो अपन ने सबसे पहले तो ये इनके 2 वेक्टर ले लिया आपने, वेक्टर ए बी उसको ए एज्यूम कर लिया और वेक्टर बी सी इसको बी एज्यूम कर लिया। लंबाई तो सभी की बराबर हो गई है, आप जानते हैं, डायरेक्शन की वजह से अलग अलग वेक्टर हो गए। अब सबसे पहले लेते हैं अपन ए सी, त्रिभुज ए बी सी में वेक्टर ए सी
ABC कहाँ त्रिभुज बना देते हैं उसको, ये बना दिया। तो साइड AC किसके बराबर हो गई, साइड AC बराबर हो गई AB प्लस BC। ये कैसे हो गई, ट्राइंगल लॉ से। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदस्यों को परिमाण और दिशा सहित व्यक्त करती हों तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग सदिश को व्यक्त करती है। तो ये कितना हो गया आपके पास, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, यानी कि पहला आंसर आ गया वेक्टर AC बराबर AB प्लस BC, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर आ गया। ये तो एक हुआ। अब अपन देखते हैं AD ये दिखाई दे ही रहा है। अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको अपन साइड को पीछे बढ़ाते हैं यहाँ, और ये भी बढ़ा देते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे कि ये सारे जो कोण दिखाई दे रहे हैं आपके, सब कैसे बराबर बराबर हैं। तो ये अपन ने मिला लिया, तो ये ABCDEF यहाँ मान लेते हैं G। तो अब आप देख सकते हैं त्रिभुज AGD एक समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्यों है, क्योंकि ये आप जानते हैं AB BC और ये OC सब बराबर थे। जितना, अब ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। दो 60 डिग्री हो तो तीसरा अपने आप 60 डिग्री हो जाता है, ये है। और एक आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। दोबारा से, इन ए ट्राइंगल, नाम नहीं दे रहे हैं अभी, अब ये तो अलग हो गया। इन ए ट्राइंगल ए लाइन विच जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज में एक दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। इसका मतलब BC AD की आधी हो गई और समांतर भी है। तो अब अपन AD लिखते हैं। AD बराबर क्या है, 2 इंटू BC, और डायरेक्शन दोनों की बराबर है, पैरेलल है। तो देयरफॉर वेक्टर AD बराबर 2 टाइम्स वेक्टर BC, और 2 टाइम्स वेक्टर BC यानी कि AD बराबर आ गया 2 इंटू वेक्टर B। क्या करना था आपको, AB और BC के पदों में AC AD AE AF सबको एक्सप्रेस करना है। तो AD को एक्सप्रेस कर लिया, AC को पहले लिख लिया था आपने। क्या किया आपने, AB को स्मॉल a एज्यूम कर लिया, BC को स्मॉल b एज्यूम कर लिया। तो AC कितना आ गया, स्मॉल a प्लस स्मॉल b आ गया, और AD कितना आ गया, 2b के बराबर आ गया। अब अपन लेते हैं कौन सा, AE को मिला देते हैं। फिर AE, ये AE देखें अब आप, वेक्टर AE। तो AE को क्या लिख सकते हैं आप, फिगर में देखें, AE को लिख सकते हैं AD प्लस DE, AD प्लस DE। AD आप अभी कैलकुलेट करके चुके हैं, और DE देखें, AB और DE दोनों लंबाई में बराबर हैं, पैरेलल हैं, लेकिन AB वेक्टर की डायरेक्शन A से B की ओर है और DE की D से A की ओर है। तो वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। मैं लिख देता हूँ AD को ऐसे कैसे रहने दिया, और DE को लिख दिया आपने BA। सदिश AB का अपोजिट हो गया। वेक्टर AB जब A है तो BA कितना हो जाएगा, माइनस A। तो ये कितना हो गया आपका, दिस इम्प्लाइज AE बराबर हो गया वेक्टर 2B माइनस वेक्टर A। ये AE आ गया। तो इस तरह से AC को एक्सप्रेस किया आपने, AB को AD को किया, और AE आ गया। अब अपने पास बचता है AF तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। AF कितना हो गया, AF और CD ये दोनों बराबर हैं। देखो
वेक्टर ए एफ बराबर वेक्टर सी डी। आमने सामने वाली भुजाएं हेक्सागन की पैरेलल हैं और डायरेक्शन सेम है, सी डी हो गया। और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं आप ए डी माइनस ए सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए एफ, पहले तो ए एफ को लिखा सी डी और सी डी को लिखा ए डी माइनस ए सी। ए डी आपके पास है कितना है 2b और ए सी कितना है आपके पास a प्लस बी। तो फाइनली कितना हो गया, ये b माइनस ए हो गया। ये आपके पास ए एफ आ गया, यानी कि जो आपसे पूछा था वो आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया, आंसर आ गया उनका। हेक्सागन दे रखा था ए बी सी डी ई, बल्कि रेगुलर हेक्सागन, दोबारा से देख लें, ये सम षटभुज दे रखा था ए बी सी डी ई। मैं दोबारा फिगर बना दूं एक बार इसको, ये इस तरह से, ये सम षटभुज था आपका ए बी सी डी ई एफ, और ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आपने एज्यूम कर लिए थे ए और बी। अब आपको कौन से निकालने थे, ए सी निकालना था, ए डी निकालना था, ए ई निकालना था और ए एफ निकालना था। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, ए सी तो ट्राइंगल लॉ से सीधा आ गया। ए सी बराबर आ गया था ए बी प्लस बी सी, वो वेक्टर ए प्लस बी आ गया। फिर ए डी लिया था आपने, ए डी आपने देखा वो ए डी बी सी की पैरेलल और डबल है, तो ये वेक्टर 2b के बराबर आ गया। फिर ए ई को क्या लिखा था, ए ई को लिखा था ए डी प्लस डी ई, और ए डी प्लस डी ई से कितना आ गया था, देखें वो ए डी प्लस डी ई ये लिखा था नीचे, तो वो आ गया था 2b माइनस ए, ये 2b माइनस ए आ गया। तो इसको लिख दिया 2b माइनस ए, और फिर लिखा आपने ए एफ किस तरह था, ए एफ और सी डी दोनों पैरेलल थी। सी डी को लिख दिया था आपने ए डी माइनस ए सी, और ए डी माइनस ए सी से आ गया था वेक्टर बी माइनस ए। देखें यही था, ये आपका बी माइनस ए एफ। तो इस तरह से आप एक सम षटभुज दे रखा था। ये अपने ऑब्जेक्ट टाइप में ज़्यादा यूज नहीं होते, तो सब्जेक्टिव एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, वो ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी साइड्स आपने लिख ली। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ हों, तो ए डी, तो वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर सी एफ बराबर 0। अब ये क्वेश्चन ने और एग्जाम्पल नहीं लिख के रिजल्ट लिख दिया है कि रिजल्ट है, और रिजल्ट है तो यानी कि आपको याद करके रखना है। क्या है, इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एफ, देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इक्वल टू 0। यानी कि इन तीनों वेक्टर का सम, ये तीन वेक्टर कौन से हो गए, जो मीडियन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी ट्राइंगल हो गए। क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए बी, बी सी सी ए और ए बी इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये डी, ये मिड पॉइंट आपका एफ ई और ये आपका एफ। तब कह रहा है ए डी बी ई और सी एफ, तीन सदिश ले लिए आपने, इन सब का सम क्या है, 0 है। वेक्टर ए डी, वेक्टर बी ई, वेक्टर सी एफ, ये आपको प्रूव करना है कि तीनों का सम 0 के बराबर है। पहले तो याद करके रखना है कि कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, ये याद जो रिजल्ट है ऑब्जेक्ट टाइप में आ सकता है और दूसरे क्वेश्चंस में काम भी आ सकता है कि किसी त्रिभुज की मध्यकाओं के द्वारा व्यक्त सदिशों का योग 0 के बराबर होता है। सम ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज 0। तो ये ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। अब ए बी सी है, इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, ये मूल बिंदु है। अपन प्रूफ भी कर लेते हैं इसको, पर आपको याद करके रखना है। ये आपने ओरिजिन ले लिया, मूल बिंदु ले लिया। तो अब देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या प्रूव करना है आपको, AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने AD प्लस BE प्लस CF। ए को तो ओरिजिन ले लिया, B का पोजीशन वेक्टर अपन स्मॉल b ले लेते हैं, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c ले लेते हैं। सपोज A इज द ओरिजिन and position vector of point B is small b about A and position vector of C is small c about point A। अब D क्या है, मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो D का पोजीशन वेक्टर तो आप लिख सकते हैं। मिड पॉइंट अभी पढ़ा नहीं है पर आप पहले से जानते हैं, अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये B प्लस C/2 हो गया, D का पोजीशन वेक्टर B प्लस C/2। तो AD को क्या लिख सकते हैं आप, B प्लस C/2, ये AD का पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ BE, तो BE का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, E का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, AE, E AC का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर C/2 आ गया। कैसे, A का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो BE कितना हो गया, BE हो गया E का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। फिर CF अब F का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर, तो F का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, ये B/2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, B/2। तो इससे फिर लिख देते हैं अपन, हाँ यहाँ लिख देंगे आप B/2 माइनस C। अब सबको ऐड कर दें, देखें ये क्या है, B/2 प्लस C/2, सीधा दिखाई दे रहा है, 0 आ गया। ये आपका C/2 माइनस वेक्टर B प्लस B/2 माइनस वेक्टर C। B/2 प्लस B/2 B हो गया और माइनस B 0 आ गया। C/2 प्लस C/2 C हो गया और माइनस C वो 0 आ गया। तो ये 0 वेक्टर और ये राइट हैंड साइड। 0 के ऊपर एरो जरूर लगाएंगे, अगर 0 लिख दिया तो वो स्केलर हो जाएगा और 0 पे एरो लग रहा है तो ये 0 वेक्टर हो गया। तो फाइनली क्या रहा कि किसी भी त्रिभुज की मध्यकाओं से व्यक्त सदस्यों का योग 0 होता है। ये आप लर्न करके रखेंगे, ये रिजल्ट की तरह लिख दिया है। यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं BCCA AB के मध्य बिंदु DEF हों तो AD प्लस BE प्लस CF बराबर 0। अगेन इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB are of a triangle ABC are D, E and F, then AD plus BE plus CF equal to 0। मतलब तीनों सदस्यों का योग 0 के बराबर। तो आज अपने सदस्य योग देखा, उसकी सहायता से व्यवकलन भी देखा, कुछ क्वेश्चंस किए और काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।